इंसानी प्रजाति को एक बहुत ही बड़ा खतरा है। मर्द बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाले लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार, और इसका बुरा असर फीमेल्स में भी होने वाला है। हाल ही में आपने ऐसी कई खबरें सुनी होगी जो कई सारी न्यूज मीडिया में वायरल भी हुई कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी गंभीर बीमारी ढूंढ निकाली है जो अंदर ही अंदर से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए लेवल में, मर्दों की प्रजाति को खा रही है, जिस वजह से हम जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। और अगर हम मर्द ही नहीं रहे तो लड़कियां क्या करेगी? सो साइंटिस्ट आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? आप सभी ने स्कूल लेवल में यह पढ़ा होगा कि फीमेल्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकली XX क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं और मेल्स एक X और एक Y यानी कि XY क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। अब हो क्या रहा है ना, यूएसए की कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट स्टडी में यह ऑब्जर्व किया गया कि Y क्रोमोसोम जो कि सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है, उसका जेनेटिक डेटा यानी जो इंफॉर्मेशन उस क्रोमोसोम में स्टोर्ड है वो हर पासिंग जनरेशन के साथ कम होते जा रही है, विच इज अलर्टिंग। क्योंकि अब तक हम मर्दों के इसी Y क्रोमोसोम ने अपना 97% डीएनए कोड ऑलरेडी खो दिया है और अब बस 3% ही बाकी रह गया है। मतलब बात साफ है, अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आगे मर्द बचेंगे ही नहीं और पूरी इंसानी प्रजाति कोलैप्स हो सकती है। बट जरा एक सेकेंड, ये सिर्फ मर्दों के साथ ही क्यों हो रहा है? व्हाई नॉट फीमेल्स? क्या उनके जीन्स में ऐसा कोई घातक बदलाव नहीं आ रहा क्या? वेल, पैराडॉक्सिकली उनका डीएनए तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन और स्ट्रॉन्ग, फिट और हेल्दी होते जा रहा है। उसी रिसर्च में यह भी पाया गया कि X क्रोमोसोम जो कि फीमेल्स में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है, ने हार्डली अपने कोई जीन्स या डीएनए इंफॉर्मेशन को खोया है। इनफैक्ट टाइम के साथ X क्रोमोसोम कुछ बेहतर फीचर्स डेवलप कर चुका है, यानी कि आसान भाषा में फीमेल्स के X क्रोमोसोम का ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और होते रहता है। I mean, जरा अपने आसपास ही देख लो, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि औरतें हम मर्दों से ज्यादा लंबी जिंदगी जीती है, लेकिन इसी लंबे जीवन का राज फीमेल्स के X क्रोमोसोम में ही छुपा है, जो कि इतना अपडेटेड है कि वो उन्हें तरह तरह की बीमारियां और एजिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करता है। एक सिंपल सा एडवांटेज आपको बताता हूं जो कि फीमेल्स के पास है अपने इस हेल्दी क्रोमोसोम की वजह से। फीमेल्स का कलर परसेप्शन यानी कि रंगों को परखने की एबिलिटी मेल से बेहतर होती है। ये इसीलिए क्योंकि क्रोमोसोम X में रेड और ग्रीन कलर रिसेप्टर्स के जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स का कलर परसेप्शन जनरली मेल से बेहतर होता है। ऐसे बहुत से हेल्दी फीचर्स आज फीमेल्स के पास है जो कि मेल्स के पास नहीं है। अच्छा, अब एक और एक बॉम्ब जो साइंटिस्टों ने फोड़ा है वो ये है कि बचपन में जो हमने जेंडर या सेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था ना, XY क्रोमोसोम का सिस्टम, टर्न्स आउट ये सिर्फ हम ह्यूमंस के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया गया, ये सारे मैमल स्पीशीज के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि आप मेरे मेल व्यूअर्स, मैं, मेरा बिल्ला, आपका कुत्ता, वो जिस चूहे के पीछे भागता है वो चूहा, ये सारे मैमल्स में XY क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है और सभी का Y क्रोमोसोम जो कि मेल वाला क्रोमोसोम और उसमें स्टोर्ड डीएनए इंफॉर्मेशन खतरे में है। यानी सारे मेमेलियन प्रजातियों के मर्दों का अस्तित्व खतरे में है। अब प्रकृति, हमारी मदर नेचर को मेल से ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सिर्फ मेल्स को ही टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ फीमेल्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मेल्स का सॉफ्टवेयर करप्ट हो रहा है। और किसी भी प्रजाति को आगे बढ़ने के लिए तो दोनों ही सेक्सेस का सही सलामत रहना जरूरी है। तो क्या पृथ्वी में लाइफ का अंत इसी वजह से होने वाला है? क्या लाइफ अपने जन्म से ही फंडामेंटली एक घातक बीमारी लेकर जन्मी थी? क्या वो बीमारी मौत है? वेल, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ न्यूज मीडिया के हेडलाइंस में नहीं जाएंगे बल्कि हम इस मामले के एकदम डीएनए तक जाएंगे, और वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के सारे राजों से पर्दाफाश हो सके और साथ में हमें बहुत कुछ नई बातें हमारे ही बारे में सीखने को भी मिले। हम इंसानों का भविष्य आखिर क्या होने वाला है? लेट्स बिगिन। But before understanding that, अब now let's jump back to our topic.
सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक लेवल से कि ये क्रोमोसोम्स ही आखिर क्या होते हैं जो कि खतरे में है। सो हम इंसान सैकड़ों सेल्स यानी कि कोशिकाओं के बने होते हैं। आओ इनमें से किसी भी एक सेल के अंदर जरा जूम करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये है सेल न्यूक्लियस और इसके आसपास है बाकी के सेल ऑर्गेनल्स यानी कि पार्ट्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एटसेट्रा। अब इस न्यूक्लियस जो कि सेल का मेन गढ़ होता है, उसके अंदर अगर जूम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स पेयर्स यानी कि जोड़ियों में मौजूद है। क्रोमोसोम्स बने होते डीएनए की लंबी चेन से, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स नाम के एक स्पेशल बॉन्डिंग प्रोटीन के ऊपर कॉइल होकर एक टाइट और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली क्रोमोसोम्स एक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए के चेन्स को बांध के रखता है और इसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। अच्छा, अब ज्यादातर लोग ना डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स इन तीन टर्म्स को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं या उन्हें आपस में अदला बदली करके यूज कर लेते हैं, पर इनमें डिफरेंसेस है जो अभी जान लेते हैं। सो इसे ऐसे समझो, डीएनए ना सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे आप ईंट यानी कि ब्रिक जैसा समझ सकते हो, जो घर बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब इन डीएनए की लंबी चेन्स को अगर मैं स्पेसिफिक जगहों पर कट कर दूं तो इन स्पेशल टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। ये जीन्स उन ईंट से बने स्पेशल दीवारों के जैसे होते हैं कि ईंटों को साथ में ले लिया और बेडरूम की एक दीवार बन गई, या फिर बाथरूम की एक दीवार बन गई, या किचन की दीवार। डीएनए की दीवारें या गुच्छे जीन्स कहलाए जाते हैं। इन्हीं जीन्स में हमारे फिजिकल फीचर्स की इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। अब इन सब को आपस में जोड़ के और संभाल के रखने वाला स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है। ये वही घर है जिसमें वो सारी दीवारें समाई हुई है, डीएनए और जीन्स दोनों समाये हुए हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स यानी कि जोड़ियों में ही पाए जाते हैं। हमारे हर एक सेल में क्रोमोसोम्स के 23 डिफरेंट पेयर्स पाए जाते हैं। मगर आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि हमेशा जोड़ियों में ही क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 1 का केस ले लेते हैं, जो कि साइज में सबसे बड़ा है और उसमें करीब 3000 जीन्स प्रेजेंट है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान मदर के साइड से 23 यूनिक क्रोमोसोम्स आते हैं और फादर के साइड से भी सिमिलर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। अब जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है तो मदर्स साइड का क्रोमोसोम 1 जाकर फादर्स साइड से आने वाले क्रोमोसोम 1 के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों में सेम तरह का ही जेनेटिक डेटा मौजूद है। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 भी एक मदर्स साइड से आता है और एक फादर्स साइड से, और साथ में पेयर बनाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे होता क्या है कि क्रोमोसोम में सिमिलर जेनेटिक डेटा कैरी करने वाले जीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब मान लो कि हाइट डिसाइड करने वाले जीन्स भी एक दूसरे से लिंक हो गए। मदर साइड से जो जीन आया वो टॉल जीन है और फादर साइड से शॉर्ट। अब इसमें से अगर मदर साइड वाला टॉलनेस जीन डोमिनेंट होगा तो बच्चा टॉल पैदा होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन हो पाने के लिए इन क्रोमोसोम्स का जोड़ियों में होना जरूरी है और इसीलिए ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। अब ये सिलसिला सिमिलर पेयरिंग का फर्स्ट से लेकर 22nd क्रोमोसोम तक चलता रहता है। एक दूसरे के साथ ये क्रोमोसोम्स जुड़ते रहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, वही दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़कर पेयर बनाएंगे जिनका जेनेटिक डेटा सेम होता है और सेम ही सीक्वेंस में ये कोडेड होते हैं। इन्हें इसीलिए ऑटोसोम्स भी कहते हैं। अच्छा, अब आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी बच्चा अपने माँ और बाप का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होता, बल्कि उनकी विशेषताओं का एक मिक्स प्रोडक्ट होता है। वेल, दैट इज बिकॉज जैसे हमने जाना, ये ऑटोसोम्स हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, एक मदर साइड का और एक फादर साइड का। तो कई बार ये एक दूसरे के साथ डीएनए एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम का एक छोटा हिस्सा दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाता है। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जनरली ये हर स्पीशीज के लिए फायदेमंद ही होता है। इन नए कॉम्बिनेशंस के जरिए आने वाले जनरेशंस की डाइवर्सिटी और बाहर के एनवायरनमेंट में ढलने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि उनका सर्वाइवल रेट, उनकी सर्वाइवल एबिलिटी भी बढ़ जाती है।